हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर 1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं अध्याय 1 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप वहां जाकर इसके पहले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के इंट्रोडक्शन और फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस की सोसाइटी किस तरह की थी उसके ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, किस तरह से किनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था और किन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, इन सभी चीजों के ऊपर हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप देखना चाहे तो आप हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई। ठीक है, फिर और भी चीजें। तो सबसे पहले तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, और उसके बाद हम फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हमारे वीडियोस में पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करते हैं और साथ में जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको भी समझते हुए चलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम जब चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर के पूरे स्टोरी को समझने के लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, 1789 का ईयर था, 1789, जुलाई का महीना था और तारीख थी 14 तारीख। ठीक है, तो 14 तारीख जुलाई का महीना और 1789 की सुबह में क्या होता है, एक नगर है फ्रांस में, पेरिस नगर, वहां पे आतंक का माहौल था। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। ठीक है, अब क्या होता है कि सम्राट ने गोलियां चलाने की अनुमति दे दी है सेना को, और सेना लोगों पर गोलियां चलाने के लिए पेरिस नगर में उतर गई है। ऐसी अफवाह फैल जाती है। ठीक है, और जब ये अफवाह फैल जाती है बहुत लोगों तक, तब क्या होता है कि लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो जाते हैं और एक जन सेना का गठन करते हैं। ठीक है, उसके बाद वे हथियारों की खोज में इधर उधर भटकते हैं, कई सरकारी दफ्तरों पे घुस जाते हैं, जबरन घुस जाते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में क्या होता है कि एक बास्तिल का किला था जिसको सम्राट जेल के रूप में यूज करता था, तो वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे बास्तिल का किला को ध्वस्त कर देते। ठीक है, और वहां पे 7 कैदी भी थे, उन्हें भी छुड़ा लिया जाता है, और फ्रांसीसी क्रांति इसी क्रम में चलते रहती है। और अंततः क्या होता है इस क्रांति में कि हम देखेंगे कि राजतंत्र जो चल रहा है उस राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, उसके बाद गणतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें एक प्रोसेस में होती है, प्रक्रिया में होती है। तो क्यों होती है और किस तरह से होती है, कब होती है, इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम एक और चीज पढ़े थे सोसाइटी के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस की सोसाइटी किस तरह की थी उसके बारे में पढ़े थे। ये टॉपिक नंबर 1 में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है, हम इसमें पढ़े थे कि फ्रांस की सोसाइटी किस तरह की थी। तो हम इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम कैसे रिकॉल करेंगे, तो फ्रांसीसी समाज में, फ्रांस की सोसाइटी में 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, मतलब पूरा का पूरा समाज 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे, तो प्रथम स्टेट में जो लोग आते थे वे थे पादरी वर्ग के लोग। ठीक है, द्वितीय स्टेट में कौन लोग आते थे, तो कुलीन वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, और तृतीय स्टेट में कौन लोग आते थे, तृतीय स्टेट में 3 भाग था। यहाँ भी आप देखिएगा ये 3 पार्ट है, पहला पार्ट, ये सेकेंड है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तीसरा वर्ग है। ठीक है, अब तीसरे स्टेट के प्रथम वर्ग में कौन आते थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। ठीक है, आदि मतलब और भी कई लोग। तो इस तरह के लोग तृतीय स्टेट के प्रथम वर्ग में आते थे। अब तृतीय स्टेट का मध्यम वर्ग कौन था, जो किसान और कारीगर थे। ठीक है, अब तृतीय स्टेट में भी सबसे निम्न वर्ग कौन था, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ये सबसे दयनीय स्थिति यही लोगों की थी। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ और बातें थी जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसे जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, ये तृतीय स्टेट। ठीक है, जो फ्रांसीसी समाज में, फ्रांस की सोसाइटी में जो टैक्स लिया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ इस तृतीय स्टेट के लोगों से लिया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, और ये आपको जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट दिखाई दे रहा है, इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे इन लोगों को, तो इनको कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि
ये लोग इन तृतीय स्टेट के लोगों से वसूली करते थे, इनसे लेवी लेते थे बहुत सारा, ठीक है। इन लोगों को, इन पादरियों को भी टैक्स देना पड़ता था, चर्च को। और इस टैक्स को क्या कहा जाता था? इसको धार्मिक कर कहा जाता था, ठीक है। धार्मिक कर यानी इसको कहा जाता था टाइद, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइद लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है धार्मिक कर, ठीक है। और ये कुलीन वर्ग को भी देते थे, सम्राट को भी टैक्स देते थे। और ये डायरेक्ट टैक्स जो होता था इसको कहते थे टाइल कहते थे, ठीक है। टाइल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। और इसके अलावा और भी कई चीजें थी, जैसे नमक, तंबाकू और रोजाना उपभोग की बहुत सारी वस्तुएं थी जिस पर टैक्स लगाया जाता था अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो इसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता। तो कुल मिलाकर जितने भी कार्य चल रहे थे फ्रांसीसी समाज में, उसका वहन कौन कर रहा था? तृतीय स्टेट कर रहा था। और भी कई खराबियां थी पूरे के पूरे प्रशासन में, जिसके वजह से ये क्रांति होती है, ठीक है। यहाँ पे हम और भी कई चीजें देखे थे कि सम्राट की फिजूल खर्ची के बारे में और पूरे के पूरे साम्राज्य पर कितना ज्यादा कर्ज बढ़ा हुआ था, इन सब के बारे में हमने देखा था, ठीक है। और सम्राट जो है फ्रांस का, वो इन सभी चीजों की अनदेखी करता है, जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेकंड टॉपिक से पढ़ेंगे, यानी इससे आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जीने का सन, ठीक है। इसको हम सबसे पहले तो रीड करते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या गया है। तो यहाँ लिखा गया है, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। और परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई और अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में आम बात, ठीक है। नेक्स्ट ये टॉपिक भी हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं यहाँ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा है, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की, ठीक है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना, ठीक है। तो ये मध्य वर्ग जो है, जो नया वर्ग उभर रहा है फ्रांसीसी समाज में, मध्यम वर्ग, वो विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करता है, ठीक है। उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले जो एक्चुअल चीजें किताबों में लिखी गई है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो नए मध्यम वर्ग उभर रहे थे फ्रांस के समाज में, वो शिक्षित थे और अपेक्षाकृत आर्थिक अवस्था भी इनकी अच्छी थी, ठीक है। तो ये समृद्ध भी थे और शिक्षित भी थे। तो ये नए विचारों के संपर्क में आते हैं और ये उन प्रबुद्ध लोगों की श्रेणी में आते हैं जो फ्रांसीसी समाज में हुआ करते थे। तो ये लोग उन विशेषाधिकारों को गलत नजर से देखते हैं। गलत नजर से देखने का मतलब है कि वे जो विशेषाधिकार थे उनको हटाने की कल्पना ये कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। यही मध्य वर्ग जो है वो 18वीं सदी में यहाँ पे उदय हो रहा है, ठीक है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित। तो इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था? तो समुद्र पारीय व्यापार यानी समुद्र के बाहर जो व्यापार चल रहा था, समुद्री व्यापार जो चल रहा था, उनमें ये ऊन और रेशम का उत्पादन करते थे और इनका व्यापार करते थे, जिनसे इनको बहुत ज्यादा संपत्ति प्राप्त हो रही। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब जन्म से ही विशेषाधिकार किसी के पास नहीं होने चाहिए, जो चाहे वो कोई भी समूह हो। वो इन मध्यम वर्ग का मानना था,
ठीक है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता होनी चाहिए और स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। तो जॉन लॉक, ज्यां जाक और रूसो ये सब दार्शनिक थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन लॉक, ज्यां जाक, रूसो, ये सब फेमस दार्शनिक थे रूस के। तो इन लोगों ने ये सारी चीजें पहले ही बताई थी सोसाइटी को, समाज को, अपनी किताबों के द्वारा, ठीक है। अपने टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, ठीक है। तो जॉन लॉक एक किताब लिखे थे जिसका नाम है टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें जॉन लॉक ने क्या किया था, तो दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया था। ऐसा माना जाता था कि सम्राट के पास दैवीय शक्तियां हैं और दैवीय सिद्धांत का मतलब ही ये होता है कि राजा खुद को भगवान से जोड़ करके देखता था, यानी ईश्वर का अपना ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था खुद को, कि ऐसा माना जाता था कि ईश्वर का प्रतिनिधि जो है वो सम्राट है और ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए वो हमेशा निरंकुश अधिकारों का अधिकारी है, ठीक है। तो उसके पास निरंकुश अधिकार होते हैं। तो इसका खंडन कौन करते हैं, तो जॉन लॉक करते हैं अपनी किताब के द्वारा टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। अब एक दार्शनिक और है, फेमस दार्शनिक, जिसका नाम है रूसो, ठीक है। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। और मोंटेस्क्यू क्या करता है, तो मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लोज नामक एक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही, ठीक है। तो जॉन लॉक कौन सी किताब लिखते हैं, तो वे लिखते हैं टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रूसो फेमस दार्शनिक है, ये यहाँ पे कौन सी किताब लिखते हैं, इन किताब का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इस विचार, जॉन लॉक के जो विचार हैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार को एक अनुबंध के आधारित होना चाहिए, मतलब जनता एक अनुबंध के आधार पर सरकार का गठन करे और सरकार जो है वो जनता के लिए काम करे, ठीक है। इस तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं रूसो। उसके बाद मोंटेस्क्यू एक और विचारक होते हैं, इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये सब किताब के नाम है और राइटर के नाम है, इसे याद रखना भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, तो इस रचना में वे बताते हैं कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए, ठीक है। वो इस अपनी किताब में बताते हैं। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत। दार्शनिकों के इस विचारों पर काफी हाउसों और सैलूनों में, गोष्ठियों में और मतलब इन सभी जगहों पर दार्शनिकों के इन विचारों पर गर्मा गर्म बहसें हुआ करती और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। और इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा, ठीक है। तो ये विचार फैल रहे थे फ्रांस, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हो रहे थे जो किताबें लिख रहे थे, अपनी किताबों के द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे थे, अपने विचार पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो इन आइडियोलॉजीज का प्रसार हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था सैलूनों में, गोष्ठियों में और कॉफी हाउसों में, जहाँ पे लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, वहां पे गर्मा गर्म बहसें चलती थी इन मुद्दों पर, ठीक है। बहुत बहुत सारे अखबारों के माध्यम से ये चीजें लोगों तक पहुंच रही, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पर चीजें फैल रही थी, आइडियोलॉजीज फैल रही और लोगों को ये पता चल रहा था कि हम किस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं, ठीक है। और हम कितने दबे हुए, कुचले हुए हैं, ठीक है। ये सभी चीजें उसको पता चल रही, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हो ही रही थी और एक नए कर को लगाने के लिए इम्पोज करने की बात चलती है। जो सम्राट थे वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए नए प्रकार के टैक्स लगाने के लिए नए प्रकार के टैक्स लगाना चाहते थे, ठीक है। तो इससे जो आम जनता थी उनका गुस्सा जो है वो भड़क उठता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है मध्य वर्ग की शुरुआत, मध्य वर्ग के बारे में। तो इसको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए इस पर हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड से चीजें ली और इसको बढ़िया तरीके से डिस्कस किया।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 16-17 मिनट का बन चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप इस मध्य वर्ग को समझ जाते हैं तो आपको क्रांति होने का जो रीज़न है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद तो चीज़ें फैक्चुअल है कि क्या-क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है? लेकिन मेन जो हमें जानना है फ्रांसीसी क्रांति में कि क्रांति क्यों हुई, इतने बड़े स्तर पर जो बदलाव हुआ, टॉप टू बॉटम चेंज हुआ फ्रांस में, तो ये चीजें क्यों हुई, किस लिए हुई, और इसका अगर होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुई, ठीक है? और यही सब चीजें हमें जाननी होती है। तो इसमें जो मध्यम वर्ग है उसका बहुत बड़ा रोल था फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है? जो सबसे निचले वर्ग के लोग थे उन्होंने क्रांति नहीं की थी फ्रांस, ठीक है? अगर वे क्रांति कर पाते तो ये क्रांति बहुत पहले ही हो जाती, ठीक है? बहरहाल हम चीजों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। हमने जाना कि क्रांति क्यों हुई, सबसे पहले तो हम सोसाइटी को यहाँ पे पढ़े, ठीक है? ये जानना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे सोसाइटी को पढ़ा, ठीक है? पहले तो सोसाइटी में ही गड़बड़ था, इतनी बुरी व्यवस्था थी यहाँ पे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, और आपने 2 स्टेट्स को बहुत सारे विशेषाधिकार दे दिए और तीसरा स्टेट केवल कर दे रहा है, ठीक है? जब इन्हें पता चला कि इस तरह की चीजें चल रही है, ठीक है, तो इनका गुस्सा होना लाजिमी था, ठीक है? एक तो ये बात है, और दूसरा बात ये है कि ये चीजें जब चल रही थी तो क्रांति पहले क्यों नहीं हुई, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि नए विचार, नए आइडियोलॉजीज, ठीक है, वो इस मध्यम वर्ग के चलते लोगों तक पहुँचते हैं, ठीक है? और बहुत सारे दार्शनिक होते हैं जैसे जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू, ठीक है, इनके जैसे और भी दार्शनिक होते हैं। इन्होंने उन विशेषाधिकारों का खंडन किया, इन्होंने लोगों को बताया, रियलिटी बताया कि हम और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, ये जो चीजें चल रही है वो सही नहीं चल रही है, ठीक है? तो लोगों को ये पता चलता है और ऊपर से जो सम्राट है फ्रांस का इन सभी चीजों को अनदेखा करके फिर से टैक्स इम्पोज करता है, इन्हीं चीजों को लोगों पर थोपने की कोशिश करता है, तो लोगों का गुस्सा होना लाजिमी हो जाता है और लोग विद्रोह करने को उतावले हो जाते हैं और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और क्रांति की शुरुआत जब हुई तो चीजें क्या क्या हुई फ्रांस में, ठीक है? तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें पढ़ना है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।